दोस्तों यस बैंक की बात करें। यस बैंक ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द हमारे सामने रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं यस बैंक को लेकर, रिजल्ट कैसा रह सकता है और क्या टारगेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे। वैसे जो ब्रोकरेज हाउस है वो हमेशा से यस बैंक को लेकर कभी भी उनकी जो राय है वो पॉजिटिव नहीं रही है। लगातार चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हो या फिर इंडिया के घरेलू ब्रोकरेज हाउस हो, सभी के सभी सेल के ही टारगेट देते हैं और होता है उसका उलट है। आप देख सकते हो कि हर बार हमने देखा है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखा है। कंपनी हर बार अच्छे रिजल्ट देती है लेकिन उस रिजल्ट के बाद में लगातार माहौल बिगाड़ा जाता है। क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। उसके क्या आगे नतीजे हो सकते हैं उसको समझेंगे और उसका बैंकिंग शेयरों पे क्या असर होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे के स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 24.95 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 24.90 के आसपास। इंट्राडे में 24.75 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, लेकिन जो हाई है वो 25.35 का। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई स्टॉक ने और अंत में क्लोजिंग 25.20 के आसपास रही, जहाँ पे 1.20% की तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी के साथ में शुरुआत हुई और क्लोजिंग भी ठीक रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले कई दिनों से वॉल्यूम टॉपर बना हुआ। फ्राइडे को भी यस बैंक का स्टॉक पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था। इसका मतलब यह है कि काफ़ी जम के यहाँ पे खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से और बिकवाली भी हो रही है। तो वॉल्यूम टॉपर बनने का मतलब यह है कि लोगों का रुझान पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। जैसे एक ट्रिगर मिलता है इसको स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 अप्रैल को स्टॉक 24.45 के आसपास था, जहाँ पे 5.4% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 2 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 24.60 के आसपास रही, जहाँ पे 0.6% की फिर से तेज़ी बनी और 3 अप्रैल को स्टॉक पहुँच गया 25.40 के आसपास, 3.3% की शानदार तेज़ी के साथ। 4 अप्रैल को इसमें गिरावट हुई, स्टॉक में 2% की गिरावट हुई और स्टॉक फिर से 24.90 के आसपास आए, लेकिन 5 अप्रैल को स्टॉक फिर से 25 को पार किया 1.2% की तेज़ी के साथ। तो फिलहाल स्टॉक 25 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 27 अप्रैल को सैटरडे के दिन अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और अब आप समझ सकते हो कि रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। जल्दी संभावना पॉजिटिव बनेगी। इससे पहले कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर भी जारी किए, जिसमें आप देख लो कि जो इनका डिपॉजिट है उसमें 22% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है और साथ में जो लोन और एडवांस है उसमें 14.1% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुल मिला के जिस तरह से डिपॉजिट और लोन के आंकड़े बढ़े तो इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट इस समय देखें तो उनका जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिक्स दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है वो 20 के आसपास है और अप साइड में अगर देखें तो रेजिस्टेंस 28 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो यहाँ पे स्टॉक को लेकर एक तरह से इन्होंने यहाँ पे जो सपोर्ट बताया वो 20.55 के आसपास है और यहाँ पे अगर स्टॉक 24 को क्रॉस करेगा तो आने वाले समय यहाँ पे देख सकते हो कि 27.50 के तक जाने की संभावना बनी है। यह टारगेट दिया गया 27.50 का और फिर इसके बाद 30 रुपये तक स्टॉक के जाने की संभावना है, यानी 25 को पार कर लिया तो फिर आप देख लो कि 30 तक जा सकता है। 23 का स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना है यहाँ पे। दूसरी तरफ रेलिगियर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह की तरफ से देखें तो यहाँ पे जो टारगेट दिया गया वो 28 का है। स्टॉप लॉस आपको 22 का लगाना है, तो 22 के स्टॉप लॉस के साथ आप बनेंगे तो 28 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखते तो जो रेजिस्टेंस है वो 26.15 है और सपोर्ट 24.525 का है और उनके हिसाब से यहाँ पे डाउन साइड टारगेट दिया उन्होंने, यानी स्टॉक नियर टर्म में 20 तक आ सकता है।
फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 100 डे और 150 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने अपनी तरफ से राय दी है कुछ स्टॉक के ऊपर, जिसमें आरबीएल देख सकते हो कि एल&टी फाइनेंस, यस बैंक, फेडरल बैंक के ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो देख सकते हो यस बैंक को लेकर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो रेटिंग है उनकी अंडरवेट है और जो टारगेट दिया वो 16.50 का। स्टॉक इस समय 24-25 के आसपास है, लेकिन उनके हिसाब से स्टॉक 16.5 तक जा सकता है और ये बात पहले भी सामने आ चुकी है इससे पहले। अब Q4 अपडेट में लोन ग्रोथ तिमाही आधार पर 5% की सुधार की संभावना उन्होंने व्यक्त की है और देख सकते कि Q4 के डिपॉजिट में 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तिमाही आधार पर 12.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। CASA ग्रोथ में तिमाही आधार पर 15% की मजबूती देखने को मिल सकती है और टर्म डिपॉजिट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। Q4 में LCR सामान्य स्तर पर 116 के आसपास रहने की संभावना है। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यहाँ पे स्टॉक को सेल करना चाहिए और दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि नोमुरा की तरफ से भी इसकी अंडरवेट की रेटिंग दी गई है और नोमुरा ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि 16.5 का ही टारगेट दिया। तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार सेल के ही टारगेट दे रहे और ये बात कभी आज पहली बार नहीं हुई है, पिछले 2 सालों से देख रहे हैं हम ऐसे ही सेल के टारगेट निकल के आते हैं, लगातार यही कहा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है। यस बैंक ने लगभग देख दो 70% जो पेटीएम का बिजनेस है उसका भी अपनी तरफ से अधिग्रहण कर लिया, उसका और बिजनेस उनके पास आ चुका है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंपनी नई एक अचीवमेंट कर रही है, नई क्रांति के साथ आगे बढ़ रहे, लगातार बहुत सारे नए बिजनेस टाइप किए हुए और आने वाले समय में कुछ और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के अधिग्रहण की संभावना बन रही है। तो ऐसे में यस बैंक में शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरबीआई ने मॉनिटरिंग पॉलिसी में देखे तो फिर से किसी प्रकार का रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तो देख सकते हो कि लग रहा था कि इस बार चुनाव के पहले मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते, कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 7वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो देख सकते हो कि ये जो मौद्रिक नीति की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो 6ठी बार रेपो रेट को नहीं बढ़ाने का जो फैसला है इस मीटिंग के दौरान लिया गया है और देख सकते हो कि इसमें और कुछ बड़े फैसले लिए गए। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव से पहले आरबीआई अपने फैसले में चौंका सकता है, लेकिन आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। 7वीं बार जो रेपो रेट है उसको स्थिर रखा है, उसमें अभी फ़िलहाल ईएमआई में कोई राहत नहीं मिलने की संभावना बन रही है। जो भी ईएमआई पे जिन्होंने कोई भी प्रोडक्ट लिए हुए, चाहे घर लिया हो या कोई और चीज़, अब देख सकते हो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 250 बीपीएस का बढ़ाव किया था इन्होंने आज से पहले, देख लो कि फरवरी 2023 के बीच में 2022 से लेके। और देख सकते हो कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से जो इस बार जो फैसला है वो स्थिर रखा गया, 7वीं बार भी 6.50% के आसपास। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी और फाइनेंशियल 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी की जो रियल ग्रोथ है वो 7.1% और दूसरी तिमाही में 6.9% और तीसरे चौथे जीडीपी में 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना बनी हुई है। सबसे जो बड़ी बात है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि स्थायी डिपॉजिट फैसिलिटी रेट यानी 6.25 पर बनी हुई है और जो स्थायी सुविधा दर है बैंक की वो 6.75% पर बनी हुई है। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। इस समय करेंसी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। 29 मार्च तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 645.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब महंगाई पर भी उनकी तरफ से कोई राय निकल कर आई है, तो आप देखो कि शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोर महंगाई दर में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आरबीआई के तय लक्ष्य 4% से अभी ऊपर है। इसे नियंत्रित लक्ष्य में लाना हमारी प्राथमिकता है। और देख लो कि खाद्य महंगाई दर फाइनेंशियल 2025 के दूसरी तिमाही में यह आरबीआई के लक्ष्य 4% से भीतर आने और फिर 3.8% आने के अनुमान है, यानी आने वाले समय महंगाई दर नीचे आ सकती है। तो कुल मिला के आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है, लेकिन साथ में जो एक तरह से जो ये लक्ष्य बताए गए वो काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले इसमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो उन्नति होगी और ऐसे में बैंकों को फ़ायदा होगा। आप देख सकते हो कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो उसमें योगदान बैंकों का ही होगा। सारे के सारे कारोबार बैंकों के थ्रू से ही पूरे हो पाते हैं। ऐसे में बैंकों का रोल बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न कमाने की ताकत रख सकते हैं और यस बैंक में एक अच्छा मौका मिल सकता है। Q4 के बाद मुझे लग रहा है कि इसको फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और स्टॉक दौड़ सकता है, तो Q4 का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।